नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल के व्यवहार पर आपका वार्म वेलकम करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है LIC पॉलिसी अंडर MWP एक्ट। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MWP एक्ट क्या होता है और इसके अंतर्गत यदि LIC पॉलिसी ली जाती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे केसेस को डिपॉजिट करने की क्या रिक्वायरमेंट व प्रोसेस हैं और केसेस डिपॉजिट होने के बाद उन पॉलिसीज पर क्या टर्म कंडीशंस व रूल्स अप्लाई होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एक्ट की अवेयरनेस ना होने के कारण ये एक्ट इतना पॉपुलर नहीं है। यदि आप इसकी नॉलेज रखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप अपने कस्टमर से काफ़ी बेनिफिट्स पहुँचा सकेंगे और दूसरी ओर अपना LIC बिजनेस भी बढ़ा सकेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको इसकी जानकारी हो सकेगी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि MWP एक्ट क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति प्रारंभ से ही दयनीय रही है। कभी भी उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। सती प्रथा व बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी हमारे इस देश में विद्यमान थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने 1874 में एक कानून पारित किया जिसका नाम था मैरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात MWP एक्ट। इस कानून के माध्यम से वैवाहिक महिलाओं के संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया गया, उनकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया और दोस्तों, पति की मृत्यु के पश्चात उनके अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया। दोस्तों, यदि मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझाना चाहूँ तो ये समझाना चाहूँगा कि यदि हस्बैंड ने किसी प्रॉपर्टी को MWP एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कर लिया है तो उसके सारे लाभ उनकी वाइफ को मिलेंगे। अब ऐसी प्रॉपर्टी पर हस्बैंड के ना तो क्रेडिटर्स, ना ही फैमिली मेंबर व रिलेटिव्स, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ना ही ऑनरेबल कोर्ट किसी भी प्रकार का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हस्बैंड स्वयं भी चाहे तो वह बेनिफिट नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि 1923 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी इंक्लूड कर दिया गया। फ्रेंड्स, इस एक्ट के सेक्शन 6 में क्लियरली मेंशन है, जब कोई मैरिड मेल अपनी लाइफ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उसको MWP एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करता है तो उस पॉलिसी के सारे लाभ उनकी वाइफ व बच्चों या उनमें से किसी एक को मिलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पॉलिसी की। जब हस्बैंड अपनी लाइफ पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस पर मिलने वाले सारे लाभ उनको मिलते हैं। यदि क्रेडिटर्स चाहे तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट ले सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट जब प्रॉपर्टी अटैच के ऑर्डर देते हैं तो वह इस पॉलिसी को प्रॉपर्टी मानते हुए भी अटैच कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पॉलिसी को अपने साथ अटैच कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति में हस्बैंड की डेथ हो जाए तो पीछे से परिवार को देखने वाला कौन होगा, क्योंकि ऐसे में क्रेडिटर्स या तो फिर ऑनरेबल कोर्ट या इनकम टैक्स उस पॉलिसी को अपने साथ अटैच करने के ऑर्डर दे चुके हैं और जो डेथ क्लेम मिलेगा वो इनको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में फैमिली को कुछ नहीं मिल पाता। फ्रेंड्स, जब हस्बैंड अपनी लाइफ पर LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत लेते हैं तो उस पॉलिसी के सारे बेनिफिट उनकी वाइफ व बच्चों या उनमें से किसी एक को मिलेंगे एज पर दी सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट। अब इस पॉलिसी पर ना तो हस्बैंड का किसी प्रकार का अधिकार रहेगा, ना क्रेडिटर्स का। अब ऑनरेबल कोर्ट यदि प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात भी करेंगे तो इसको अटैच नहीं कर सकेंगे और उसी प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, ये खूबसूरती है इस एक्ट की। दोस्तों, जब LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत ली जाती है तो उसको प्रॉपर्टी के रूप में समझा जाएगा और उसके सारे बेनिफिट्स उसके बेनिफिशियरीज को मिलेंगे। फ्रेंड्स, हस्बैंड उस पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे और इनकम टैक्स का रिबेट ले सकेंगे। फ्रेंड्स,
एक बार पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाए तो उस पर ना तो हस्बैंड का ना हस्बैंड के क्रेडिटर्स का, और यदि ऑनरेबल कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात की हुई है तो उस प्रॉपर्टी को चूंकि हस्बैंड का हिस्सा नहीं माना जाएगा तो उसको अटैच नहीं किया जा सकेगा। उसी प्रकार से इनकम टैक्स भी इस पॉलिसी को अटैच नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि वाइफ व बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। दोस्तों, एक बार LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके पश्चात हस्बैंड का उस पॉलिसी पर किसी प्रकार का कोई राइट नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, भविष्य में यदि उस लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्ट उस परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, कौन ले सकता है LIC पॉलिसी अंडर MWP एक्ट? एज पर दी सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट कोई भी मैरिड मेल इस पॉलिसी को ले सकता है। फ्रेंड्स, मैरिड मेल में डाइवोर्सी व विडोर भी इंक्लूड है, वह भी LIC पॉलिसी अंडर MWP एक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉमिनी एंड बेनिफिशियरी। दोस्तों, जब ऑर्डिनरी पॉलिसी की जाती है तो नॉमिनी बनाए जाते हैं, लेकिन जब पॉलिसी MWP एक्ट के अंदर की जाएगी उस समय बेनिफिशियरीज बनाए जाएंगे। दोस्तों, ऑर्डिनरी पॉलिसी में जो नॉमिनी बनाए जाते हैं वह चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियरीज को चेंज नहीं किया जा सकता इतनी सरलता से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्लीज नोट इट डाउन। दोस्तों, अब हम जानते हैं बेनिफिशियरीज के बारे में। जब भी LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत की जाएगी तो लाइफ एश्योर्ड प्रारंभ में ही डिक्लेयर करेंगे कि बेनिफिशियरीज कौन बनेंगे। दोस्तों, कौन कौन बन सकते हैं बेनिफिशियरीज? या तो उनकी वाइफ या उनके बच्चे जिसमें उनका बेटा व बेटी दोनों इंक्लूड हैं, या दोनों वाइफ व बच्चे। दोस्तों, जब एक से अधिक बेनिफिशियरी होंगे उस समय लाइफ एश्योर्ड चाहे तो इनको इक्वल परसेंटेज ऑफ शेयरिंग दे सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयरिंग भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि बेनिफिशियरी माइनर है उस समय स्पेशल ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा एज एन अपॉइंटी। दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट है, यदि एक बार बेनिफिशियरीज के नेम डिक्लेयर कर दिए गए उसके बाद उनको चेंज करना व रिमूव करना इतना सरल नहीं होता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का कि जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वह उस पॉलिसी की मैच्योरिटी है, सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं, उस पॉलिसी का सरेंडर है या फिर डेथ क्लेम है, वो सारे बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज को मिलेंगे। इस पॉलिसी पर हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत ली जाएगी उस समय किसी प्रकार के सेपरेट ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। फ्रेंड्स, लाइफ एश्योर्ड एक या दो ट्रस्टीज को नियुक्त कर सकता है। दोस्तों, लाइफ एश्योर्ड चाहे तो अल्टरनेटिव ट्रस्टी को भी नियुक्त कर सकते हैं। जब प्रिंसिपल ट्रस्टी की डेथ हो जाएगी तो ये अल्टरनेटिव ट्रस्टी प्रिंसिपल ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, लाइफ एश्योर्ड अपनी धर्मपत्नी व मेजर बच्चों को ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि हमेशा प्रेफरेबल होता है। फ्रेंड्स, लाइफ एश्योर्ड चाहे तो किसी इंस्टीट्यूशन को, कॉर्पोरेट को या बैंक को भी ट्रस्टी के रूप में नियुक्त कर सकता है। उनकी रिटर्न कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है जो प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच की जाती है। दोस्तों, पॉलिसी लेने के बाद लाइफ एश्योर्ड ट्रस्टी को हटा सकते हैं, नए ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं यदि लाइफ एश्योर्ड ने पॉलिसी लेते समय इस ऑप्शन को चूज कर रखा हो। दोस्तों, हस्बैंड स्वयं या फिर HUF या माइनर, इनको ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, ट्रस्टी का क्या रोल है? दोस्तों, जितना भी पैसा चाहे मैच्योरिटी का है, डेथ क्लेम का है, मनी बैक का है, सरेंडर का है या लोन का है, इंश्योरेंस कंपनी ट्रस्टी को पहले देंगी। ट्रस्टी उसके बाद बेनिफिशियरी को रिलीज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। दोस्तों, अभी हमने क्या सीखा, जब LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत ली जाती है तो उसके सारे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? बेनिफिशियरीज को। लेकिन जब ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो पैसा कहाँ जाएगा? दोस्तों, पहले ट्रस्टी के पास जाएगा, उसके बाद ट्रस्टी किसको भेजेंगे पैसा? बेनिफिशियरी के पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यदि कोई पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस है?
दोस्तों MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी लेनी है तो दैट इज वेरी सिंपल एंड इजी, और उसका कोई अलग से खर्चा भी नहीं है। इसके लिए प्रपोजल फॉर्म के साथ एक सूटेबल MWP एडेंडम फॉर्म फिलअप किया जाएगा और लाइफ एश्योर को साइन करेंगे, दैट विल बी ड्यूली विटनेस्ड। फ्रेंड्स, यदि लाइफ एश्योर ने ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया है तो उनकी भी कंसेंट ली जाएगी एडेंडम पर, और इस एडेंडम को प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं MWP एडेंडम के बारे में। फ्रेंड्स, एडेंडम एक प्रकार का फॉर्म होता है या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइफ एश्योर अपनी नीड व रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चूज करते हैं। फ्रेंड्स, एडेंडम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसमें लाइफ एश्योर डिफरेंट इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, यदि एक से अधिक बेनिफिशियरी है तो शेयरिंग ऑफ परसेंटेज क्या रहेगा, वह इक्वल है या स्पेसिफिक है। फ्रेंड्स, ट्रस्टी कौन कौन होंगे, क्या अल्टरनेटिव ट्रस्टी बनाया जाएगा। दोस्तों, यदि बेनिफिशियरी और ट्रस्टी एक से अधिक हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र कैसे होंगे, वह जॉइंटली कार्य करेंगे या सर्वाइवल ऑफ देम, इसके बारे में मैं आगे अभी एलाबोरेट करूंगा। फ्रेंड्स, एडेंडम फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल क्योंकि इसमें लाइफ एश्योर ने सारी इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसको यूज करने के बाद किसी भी प्रकार के सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई सेपरेट ट्रस्ट बनाना पड़ेगा एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। दोस्तों, इस एडेंडम में दो प्रकार के स्पेशल क्लॉजेस पूछे जाते हैं लाइफ एश्योर से, जिनको उनको रिप्लाई करना होता है। फर्स्ट पॉइंट, उनसे ये कंफर्म किया जाता है क्या वह ट्रस्टीज को ऑथराइज करेंगे LIC पॉलिसी पर लोन लेने के लिए LIC से, क्या वह अधिकार रखेंगे अपने पास भविष्य में ट्रस्टीज को हटाने का व नए ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट का। दोस्तों, एडेंडम फॉर्म 10 प्रकार के होते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो मुझे ईमेल आईडी पर भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है हमारे एडेंडम फॉर्म्स का। जैसी रिक्वायरमेंट होगी लाइफ एश्योर की, वह उसके अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 300 की, जहां पे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। इसमें क्या लिखना होगा दोस्तों, इसमें लिखा जाता है रेफरेंस सी एडेंडम, और इस सेकंड क्वेश्चन में आप MWP को टिक कर सकते हैं क्योंकि आप इसके अंतर्गत पॉलिसी दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जब पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत दी जाती है तो नॉमिनेशन नहीं होता, बेनिफिशियरीज बनाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा MWP एक्ट ऑब्लिक नॉट अराइज इस क्वेश्चन के समक्ष। फ्रेंड्स, अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। MWP एक्ट के अंतर्गत 3 प्रकार की बॉडीज हैं, हस्बैंड जो कि लाइफ एश्योर्ड है, LIC पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं और इनकम टैक्स की रिबेट ले रहे हैं, ट्रस्टी जिनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसा मिलेगा और वह बेनिफिशियरीज को देंगे। बेनिफिशियरीज कौन हो सकते हैं दोस्तों, वाइफ व बच्चे व दोनों। अल्टीमेटली LIC पॉलिसीज के सारे बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज को ही मिलते हैं। और कोई भी पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत लेनी है तो सबसे सिंपल है इस पॉलिसी को लेना, आपको सिर्फ एक सूटेबल एडेंडम फॉर्म फिल करना होगा। दोस्तों, यदि LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत की गई है और लाइफ एश्योर्ड ने एडेंडम के माध्यम से ऑथराइज नहीं किया है ट्रस्टीज को लोन लेने के लिए, तो लोन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि लाइफ एश्योर्ड को लोन की रिक्वायरमेंट है तो यह देखना होगा कि जितने बेनिफिशियरीज हैं सारे मेजर हों और वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कॉम्पिटेंट हों और सबकी मानसिकता एक जैसी हो, तब लाइफ एश्योर्ड एक डीड पोल बनवाएंगे, दैट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प। फ्रेंड्स, इसका स्पेसिमेन है फॉर्म नंबर 5248 और इसको पॉलिसी बॉन्ड पर इंडोर्स किया जाएगा जिसका फॉर्म नंबर है 5249। दोस्तों, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तब LIC लोन इशू करेगी और वह ट्रांसफर करेगी ट्रस्टीज के पास। फ्रेंड्स, यदि लाइफ एश्योर्ड ने एडेंडम के माध्यम से ट्रस्टी को ऑथराइज कर दिया है लोन लेने के लिए, इस केस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, यदि बेनिफिशियरीज मेजर हैं तो उनकी भी कंसेंट ले ली जाएगी,
लेकिन यदि बेनिफिशियरी माइनर है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, एलआईसी लोन रिलीज कर देगी एंड दैट विल बी पेबल टू ट्रस्टी। यदि ट्रस्टी नहीं है तो ये लोन का अमाउंट किसको मिलेगा दोस्तों? बेनिफिशियरी को। दोस्तों जब पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत की जाती है तो उस समय यदि पॉलिसी सरेंडर करनी हो तो ये कहा जाएगा दिस इज 4 पार्टी एग्रीमेंट। सरेंडर करने के लिए LIC पहली पार्टी है, लाइफ एश्योर दूसरी, ट्रस्टीज तीसरी और बेनिफिशियरीज फोर्थ। फ्रेंड्स यह भी देखा जाएगा कि सारे बेनिफिशियरीज मेजर होने चाहिए और वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जिस केस में ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है तो वहां उनके साइन नहीं होंगे। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, सरेंडर जब कर रहे हो और बेनिफिशियरी माइनर हो तब पॉलिसी सरेंडर जब तक नहीं होगी जब तक ऑनरेबल कोर्ट इसका ऑर्डर ना दे दे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, प्लीज नोट इट डाउन। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और पाएं फास्ट नोटिफिकेशन। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी लाइफ एश्योर का डाइवोर्स हो जाए और उसके पास LIC पॉलिसी हो जो उसने MWP एक्ट के अंतर्गत ली हो तब क्या होगा? डाइवोर्स के बाद भी सारे बेनिफिट्स उन्हीं बेनिफिशियरीज को मिलेंगे। हाँ, जब तक ऑनरेबल कोर्ट का कोई डिसीजन ना आ जाए तब तक बेनिफिशियरीज को हटाया नहीं जा सकता। फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन, यदि एक ही बेनिफिशियरी बनाया हो लाइफ एश्योर ने और उसकी डेथ हो जाए तब क्या होगा? फ्रेंड्स जो उस बेनिफिशियरी के लीगल हेयर होंगे उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इस केस में लाइफ एश्योर के पास तब भी पैसा नहीं जाएगा। इस केस में सारे बेनिफिट उनके लीगल हेयर को दिए जाएंगे। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां एक से अधिक बेनिफिशियरीज बनाए जाते हैं यदि वहां एक बेनिफिशियरी की डेथ हो जाए तो बेनिफिट्स किसको पेबल होंगे? फ्रेंड्स इसका डिसीजन एडेंडम फॉर्म भरते समय लाइफ एश्योर्ड लेते हैं। जब एक से अधिक बेनिफिशियरीज बनाए जाते हैं तो उनको जॉइंट टेनेंसी या टेनेंट्स इन कॉमन में से एक ऑप्ट करना होता है। अब आप जानना चाहेंगे इन दोनों के मतलब क्या हैं? दोस्तों जॉइंट टेनेंसी से अभिप्राय है जब लाइफ एश्योर्ड ये चाहते हैं कि जब किसी एक बेनिफिशियरी डेथ हो जाए तो उसके बेनिफिट उसके लीगल हेयर को ना मिले, उसके बेनिफिट जो शेष बेनिफिशियरीज रह गए हैं उसके पास हो जाए। इसको हम दूसरी भाषा में सर्वाइवर या सर्वाइवर ऑफ दैम भी बोलते हैं। तो जॉइंट टेनेंसी आपको समझ आया दोस्तों कि जब डेथ होने पर बेनिफिट्स लीगल हेयर को नहीं दिए जाएंगे बल्कि वह जो बचे हुए बेनिफिशियरीज हैं उनको पास कर दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स टेनेंट्स इन कॉमन से अभिप्राय है लाइफ एश्योर्ड चाहता है जब किसी एक बेनिफिशियरी की डेथ हो तो उसके लीगल हेयर को उसका बेनिफिट मिले। इस केस में उनके बेनिफिट बचे हुए बेनिफिशियरीज के पास नहीं होंगे। इसको हम जॉइंटली बोलते हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि जब एक से अधिक बेनिफिशियरी होंगे तो लाइफ एश्योर्ड इन दोनों में से एक ऑप्शन को एडेंडम फॉर्म में चूज कर सकता है। क्या MWP एक्ट के अंदर जो पॉलिसी कर दी जाती है उसको बाद में ऑर्डिनरी पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है? दोस्तों ये बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी यदि जो बेनिफिशियरीज हैं उनके नाम उल्लिखित हों, वह मेजर हों, वह कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए और सब एक जैसी मानसिकता रखें और वह सब के सब कंसेंट दें, तब जाकर इस पॉलिसी को आप ऑर्डिनरी पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या MWP एक्ट के अंतर्गत जो पॉलिसी की जाती है उसको असाइन कर सकते हैं? नो फ्रेंड्स, ऐसी पॉलिसीज को हम असाइन नहीं कर सकते हैं। क्या लाइफ एश्योर्ड पॉलिसी हो जाने के बाद ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कर सकता है? फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट मेमोराइज करना चाहूँगा जो मैंने आपसे इस वीडियो में शुरू में डिस्कस किया था। जब लाइफ एश्योर्ड एडेंडम फॉर्म भरेंगे तो 2 प्रकार की स्पेशल क्लॉज थी। एक स्पेशल क्लॉज थी उसमें पूछा गया था क्या आप बाद में ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, तो यदि वहाँ पे वो यस कर देंगे तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने यस नहीं किया तब उनको अब अपॉइंटमेंट करते समय एक डीड पोल बनवानी होगी और वह प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। फ्रेंड्स इसका एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो डीड पोल बनेगा उसका स्पेसिमेन कॉपी का फॉर्म नंबर 5246 है
और वह पॉलिसी बॉन्ड पर प्रॉपरली इंडोर्स भी होगा। उसका फॉर्म नंबर 5247 है। फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी एडवाइस है, जब भी इस प्रकार की पॉलिसी फ्यूचर में करें तो उस पर हमेशा यस लिखवाएं। ये राइट शुरू में दे दें अपने कस्टमर को कि फ्यूचर में वह कभी भी ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या ट्रस्टी को हटाया जा सकता है? फ्रेंड्स, इसका राइट हमने लाइफ एश्योर को दिया हुआ है। वह जब एडेंडम फॉर्म भरते हैं उसको क्लैरिफाई करते हैं कि मैं भविष्य में ट्रस्टी को हटा सकता हूँ। क्या बेनिफिशियरीज को चेंज किया जा सकता है? इट इज़ नॉट इजी टास्क। इसके लिए सब बेनिफिशियरीज के नाम होना जरूरी है, उनका मेजर होना जरूरी है, उनका कंपिटेंट टू कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, उनका वन माइंड होना जरूरी है और वह सब एग्री करें, तब जाकर बेनिफिशियरी को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फ्रेंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, लाइफ एश्योर्ड जब एडेंडम फॉर्म फिल करते हैं वहां बेनिफिशियरीज के नाम ना बताकर क्लास शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लास शब्द देने से क्या होगा, भविष्य में जितने न्यू बॉर्न बेबीज होंगे दे विल ऑटोमेटिकली बिकम बेनिफिशियरी। जैसा कि हम जानते हैं कि बेनिफिशियरीज को बाद में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि हम क्लास वर्ड का प्रयोग करते हैं तो बाद में आने वाले जो बच्चे हैं उनको ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जब लाइफ एश्योर्ड ने नाम ना देकर क्लास शब्द का प्रयोग किया है वहाँ सरेंडर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। वहाँ लाइफ एश्योर्ड को डिक्लेरेशन देना होता है कि फ्यूचर में न्यू बेबी नहीं आएंगे और इसको प्रॉपरली एग्जामिन किया जाता है जब पॉलिसी सरेंडर होती है। फ्रेंड्स, यदि क्लास शब्द का प्रयोग किया गया है तो एलआईसी को लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब एलआईसी पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम्स को दी जाती है वहाँ क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में उनको बेनिफिशियरीज के नाम देना जरूरी है। दे कैन नॉट चूज क्लास वर्ड। फ्रेंड्स, जहां पर जॉइंट बेनिफिशियरीज होंगे वहां पर उनको स्पेसिफाई करना होगा शेयरिंग परसेंटेज। फ्रेंड्स, दे कैन नॉट ऐड बेनिफिशियरीज। फ्रेंड्स, कौन होते हैं अल्टरनेटिव बेनिफिशियरी? दोस्तों, जब लाइफ एश्योर्ड एडेंडम फॉर्म फिल करते हैं तो वह अल्टरनेटिव बेनिफिशियरी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जब प्रिंसिपल बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो अल्टरनेटिव बेनिफिशियरी ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल बेनिफिशियरी बन जाते हैं और पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स इस कंडीशन में इनको मिलते हैं। फ्रेंड्स, जब बेनिफिशियरी माइनर हो तो मैच्योरिटी व डेथ क्लेम किसको मिलेगा? दोस्तों, यदि ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हमने कर रखा है तो उस समय ये सारे बेनिफिट्स ट्रस्टी को ट्रांसफर होंगे, लेकिन यदि उस समय ट्रस्टी अवेलेबल नहीं है तो ये सारे बेनिफिट्स उस माइनर के जो नेचुरल गार्जियंस होंगे उनको मिलेंगे। दोस्तों, जब हम बेनिफिशियरी को क्लास के रूप में मेंशन करते हैं उस समय मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम किसको मिलता है? फ्रेंड्स, जब मैच्योरिटी का समय आएगा या फिर डेथ क्लेम की पेमेंट होनी होगी उस दिन जितने भी फैमिली मेंबर्स अवेलेबल होंगे ये बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। फ्रेंड्स, जिन ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया गया था वह मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम के समय जीवित ना हो या फिर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट ना किया गया हो, इस समय क्लेम की पेमेंट कैसे होगी? फ्रेंड्स, एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट यदि ट्रस्टीज अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस समय सारे बेनिफिट्स ट्रस्टी ऑफ द स्टेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दोस्तों, चूंकि ये एमडब्ल्यूपी एक्ट है, यदि इसकी हम सेक्शन 6 को देखते हैं तो उसके सारे बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज को मिलने चाहिए। इन व्यू ऑफ दिस हमारे ऑफिस ने ये गाइडलाइंस दी हुई है कि मैच्योरिटी हो या फिर डेथ क्लेम हो सारे बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज को मिलेंगे, बशर्ते उनके नाम उल्लिखित हों, वह मेजर हो और कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए, वह उनकी एक जैसी मानसिकता हो। उस समय डिस्चार्ज फॉर्म पर इनके साइन होंगे, वह डिक्लेरेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सारे बेनिफिट्स ऐसी पोजीशन पर बेनिफिशियरीज को मिलेंगे। दोस्तों, ये है चेकलिस्ट। जब भी आप एलआईसी की पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं।
दोस्तों MWP से संबंधित मेरे कुछ सेशंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति चाहे सैलरी क्लास हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, लोन लेना एक आम सी बात हो गई है। चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, हाउसिंग लोन हो, एटसेट्रा। फ्रेंड्स, यदि हम अपने कस्टमर्स को ये बताएं कि यदि वह LIC पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत लेते हैं तो वह किस प्रकार इस पॉलिसी को अपने क्रेडिटर से सेव करवा सकते हैं और किस प्रकार वह अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यदि हस्बैंड की इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए कोर्ट ये डिसीजन देती है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, तो यदि ये पॉलिसी आपने अपने उस कस्टमर को अंडर MWP एक्ट दी हुई है तो वह पॉलिसी अटैच नहीं हो सकती। इस पॉलिसी का बेनिफिट उनके परिवार को मिलेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में मैरिज रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। यदि पॉलिसी MWP एक्ट के अंतर्गत ली है तो फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी विच विल बी गुड। दोस्तों, यदि आप महिलाओं का उत्थान चाहते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति को वास्तव में इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको इस एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करें तो हमेशा वाइफ को प्रेफर करें, क्योंकि आप किसी बाहर के व्यक्ति को ट्रस्टी बनाते हैं तो उससे बेनिफिशियरी तक जो पैसा पहुंचना चाहिए उसमें देरी होती है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। दोस्तों, जब भी आप भविष्य में किसी बिग बिजनेसमैन की पॉलिसी करें या ऐसे व्यक्ति की पॉलिसी करें जिन्होंने हैवी लोन लिया हुआ है या वह जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहां आप अवश्य रूप से MWP एक्ट के बारे में उनको पूर्ण जानकारी दें। फ्रेंड्स, जब भी भविष्य में किसी को आप MWP एक्ट के अंतर्गत पॉलिसी दे रहे हो, आप उस कस्टमर को इसकी पूर्ण जानकारी अवश्य दें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।